तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन अब हम 8 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। तो 8 नंबर का पहला क्वेश्चन देखो क्या है। छत्तीसगढ़ के सोमवंशी शासकों की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए, है ना। क्या बोला है, थ्रो लाइट ऑन द अचीवमेंट्स ऑफ द रूलर्स ऑफ सोम डायनेस्टी, है ना। तो सोमवंशी शासक, ये भी शायद 2 या 3 बार पूछ चुका है इसको, तो ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो इनकी क्या उपलब्धियां हैं, तो मैंने इससे पहले बताया था उपलब्धियों में क्या बताना रहता है ना। यहाँ पर उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए बोला है, मतलब सीधा क्या क्या उपलब्धि इन्होंने अर्जित की उसको आपको गिनाना है, बताना है। तो उपलब्धियों में क्या बताना रहता है, तो पहला तो उन्होंने अपना साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक विस्तार किया, है ना। इसके अलावा उन्होंने क्या क्या विजय अभियान किए, क्या क्या उन्होंने क्षेत्रों को जीता। तीसरा उनका प्रशासन कैसा था, तो प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ी, प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण बता सकते हो। आर्थिक समृद्धि, है ना, आर्थिक क्षेत्र में क्या क्या उपलब्धियाँ अर्जित की। इसके अलावा बता सकते हो क्या कि धार्मिक सहिष्णुता, यानी कि धर्म अगर उनका सभी क्षेत्र धर्मों को संरक्षण प्रदान किया तो ये भी एक उपलब्धि है, तो धार्मिक सहिष्णुता लिख सकते हो। इसके अलावा क्या, अगर इनके शासक विविध उपाधियां धारण करते हैं तो विविध उपाधियां भी एक प्रकार की उनकी उपलब्धि हैं, उपलब्धि अर्जित की तभी तो उनको उपाधियां मिली, तो ये उपाधियां भी एक हेडिंग डाल सकते हो। इसके अलावा आप स्थापत्य एवं कला में जो उन्होंने कार्य किया, तो स्थापत्य एवं कला के क्षेत्र में क्या एक हेडिंग डाल सकते हो। इस तरह से हम क्या है, किसी भी शासक की उपलब्धियों को हम गिनाते हैं, इन्हीं पॉइंट में उनको लिखना रहता है। तो देखते हैं पहला, है ना। तो पहला इनकी उपलब्धि देखो क्या है, तो यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे कि छत्तीसगढ़ में सोमवंशी शासकों ने क्या है, कितने से कितने तक, तो याद रखना 4वीं से 6वीं शताब्दी तक। तो देखो सबसे पहले हम क्या है, इसका इंट्रोडक्शन लिखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे कि सोमवंशी शासकों ने छत्तीसगढ़ में लगभग 6वीं से 7वीं शताब्दी तक शासन किया। लगभग कितना, 6 से 7th सेंचुरी, 6वीं से 7वीं शताब्दी तक शासन किया, जिनके मध्य इन्होंने क्या है, विविध उपलब्धियां हासिल की, है ना। इनके मध्य क्या है, विविध उपलब्धियां हासिल की। तो पहला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, साम्राज्य विस्तार। पहला बताया था कि इनका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक विस्तृत था, तो पहला हम हेडिंग क्या डाल देंगे, साम्राज्य विस्तार, है ना। तो देखो इनका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला था, तो आपको बताना है। तो जो सोमवंशी शासक थी छत्तीसगढ़ में, उनकी 3 शाखाएं थी, है ना। छत्तीसगढ़ में 3 शाखाएं थी, मतलब विशाल सभी तरफ फैला हुआ था, जिसमें बताओगे मैकल के सोमवंशी, कांकेर के सोमवंशी, और एक और कौन था, उत्कल यानी उड़ीसा के सोमवंशी। बाद में मैकल के सोमवंशी ने क्या है, सिरपुर में पांडु वंश की स्थापना की। इस प्रकार से इनका साम्राज्य फैला हुआ था। इधर पश्चिम में मैकल, पूर्व में उड़ीसा, और दक्षिण में क्या है, सिरपुर या कांकेर तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था। ये इनके साम्राज्य विस्तार थे। इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं, दूसरा हम बताएंगे विजय अभियान। तो जिन जिन शासकों ने जो जो विजय अभियान किया, है ना। अब हम क्या बता सकते हैं, विजय अभियान तो लिख सकते हो, है ना। जो उत्कल एवं कांकेर के सोमवंशी थे उनके बारे में बता सकते हो। उत्कल के सोमवंशी में क्या है, महाभवगुप्त प्रथम थे, तो उनको बता सकते हो कि महाभवगुप्त प्रथम जिन्होंने क्या है, पूर्व में या मध्य कौशल के ओड्र प्रदेश को जीता। इन्होंने मैकल के साथ क्या है, दक्षिण कौशल को भी जीता, है ना। तो बताओगे कि मध्य कौशल के ओड्र को जीता, साथ ही सोमवंशियों ने क्या है, दक्षिण कौशल में विजय हासिल की, तभी तो इनका साम्राज्य इतना फैला हुआ था। तो 1-2 विजय अभियान को बताओगे कि महाभवगुप्त प्रथम ने क्या है, मध्य कौशल, बंगाल आदि क्षेत्र को क्या है, दक्षिण कौशल आदि क्षेत्र को इन्होंने क्या है, विजित किया। तो दूसरा हमारा उपलब्धि क्या हो जाएगा, विजय अभियान। 1-2 आप विजय अभियान बताओगे 2 लाइन में। तीसरा हम इनकी क्या उपलब्धि बता सकते हैं, तो देखो साम्राज्य विस्तार हो गया, विजय अभियान हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे तो प्रशासन को लिख दो। तो इन्होंने ये अगला हम लिख देंगे क्या, प्रशासनिक एकीकरण।
अगला हम इनकी उपलब्धि क्या लिख देंगे, प्रशासनिक एकीकरण। तो इसमें आप लिखोगे सोमवंशी ही पहले शासक थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ को प्रशासनिक एकता के सूत्र में बांधा। यानी प्रशासनिक एकीकरण का काम सर्वप्रथम किसने किया, सोमवंशियों ने ही किया। इसमें आप लिख सकते हो प्रशासनिक एकता के सूत्र में छत्तीसगढ़ को पहली बार बांधा, है ना। ये इनकी क्या है, प्रशासनिक एकीकरण के क्षेत्र में उपलब्धियां हैं। अगला हम देखो प्रशासनिक लिख लिए। अब हम इन्हें बता सकते हैं, तो या तो स्थापत्य लिखो चाहे आर्थिक लिखो। पहले स्थापत्य लिख देते हैं कि जो जो मेन पॉइंट हमको जानकारी है उसको हम पहला लिख देते हैं। स्थापत्य तो सोमवंशी ने, पता है देखो कांकेर का सोमवंशी एक था देवरद, सॉरी कांकेर का एक सोमवंशी कौन था, कर्णराज। कौन, कर्णराज। तो कर्णराज ने क्या है, देवरद में 5 मंदिर बनवाए, है ना। कितने, 5 मंदिर एवं तालाब का निर्माण करवाया। इसके अलावा आप सिरपुर के सोमवंशी को बता सकते हो कि शिवगुप्त बालार्जुन के काल में क्या है, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर भी बना। किसका, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर भी इसी के काल में बना है। तो ये किस में आ जाएंगे, इनके स्थापत्य की उपलब्धि में आ जाएंगे। अगला उपलब्धि हम क्या बता सकते हैं, तो इनके आर्थिक उपलब्धि को बता सकते हैं। प्रशासनिक हो गया, एक उपलब्धि आप बता दो क्या, आर्थिक समृद्धि लिख दो, यानी कि अर्थव्यवस्था इनके समय में सुदृढ़ हुई। तो अगली उपलब्धि क्या हो गई, आर्थिक समृद्धि। तो इन्होंने क्या है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में क्या काम किया, तो कृषि सुधार एवं सिंचाई के क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए थे। तो कृषि एवं सिंचाई के लिए क्या है, महत्वपूर्ण कार्य किए थे। साथ ही क्या है, राजस्व व्यवस्था को सुदृढ़ किया था। तो आर्थिक में 2-4 उपलब्धियां बता सकते हो। कृषि एवं सिंचाई की उत्तम व्यवस्था थी और राजस्व भी क्या है, बेहतर प्रबंधन, राजस्व का प्रबंधन भी क्या था इनका, मजबूत था या बेहतर था, है ना। अगला हम क्या बता सकते हैं, देखो स्थापत्य हो गया, प्रशासनिक हो गया। धार्मिक लिख दो, धार्मिक सहिष्णुता भी क्या है, इनकी एक उपलब्धि ही है। तो धार्मिक सहिष्णुता, है ना। धार्मिक सहिष्णुता में हम क्या लिखेंगे कि जो सोमवंशी शासक थे, है ना, जितने भी सोमवंशी शासक हुए उन्होंने विभिन्न वैष्णव, ये स्वयं क्या थे, वैष्णव थे, वैष्णव के साथ शैव, इसके अलावा जैन एवं बौद्ध सभी धर्मों को इन्होंने क्या है, संरक्षण प्रदान किया एवं उनका क्या है, सम्मान किया। तो कहीं ना कहीं धार्मिक क्षेत्र में भी इनकी उपलब्धि है कि इन्होंने सभी धर्मों को क्या है, संरक्षण प्रदान किया, है ना। जिसमें एग्जाम्पल में आप महाशिवगुप्त बालार्जुन को बता सकते हो, है ना, कि उसने बौद्ध एवं वैष्णव, स्वयं शैव था और बौद्ध एवं वैष्णव को क्या है, उसने संरक्षण प्रदान किया था। अब इसमें उपलब्धि में और क्या बता सकते हैं, देखो साम्राज्य विस्तार हो गया, विजय अभियान, प्रशासनिकीकरण, स्थापत्य, आर्थिक समृद्धि, धार्मिक सहिष्णुता। अब इसमें बताना चाहो तो एक लिख दो विविध उपाधियाँ, है ना। अब हम क्या बता सकते हैं, उपाधियाँ। तो सोमवंशी शासक ने क्या क्या उपाधि धारण की, इसको आप बता सकते हो। तो सबसे पहले आप क्या है, उत्कल का जो सोमवंशी था क्या, महाभवगुप्त प्रथम। तो महाभवगुप्त प्रथम ने सबसे पहले क्या है, त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी, है ना। त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा क्या है, जो सिरपुर के सोमवंशी हैं उनमें नाम बताओगे, महाशिव तिवर्देव ने क्या है, सकल कोसलाधिपति, है ना, आदि 1-2 उपाधियाँ को आप बता दोगे। इस तरह से क्या है, उपाधियाँ भी इनकी क्या है, उपलब्धियाँ हैं। तो हमने क्या है, इनकी उपाधियाँ बता दी। इसके अलावा हम और क्या बता सकते हैं, ठीक है। इतने में हम इसको क्या है, थोड़ा सा 2-2 लाइन लिख के हम इसके में इतने में इसको क्या है, कंप्लीट कर सकते हैं। और लास्ट में हम कंक्लूजन दे सकते हैं कि स्पष्ट है कि सोमवंशी शासकों ने छत्तीसगढ़ में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में क्या है, विविध उपलब्धियां हासिल की, जो इनके इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रहा। ठीक है, इसका अब आंसर देखो, आंसर इसका हम लिखा हुआ आंसर देखते हैं। ये देखो इसका लिखा हुआ आंसर, साम्राज्य विस्तार है ना, 3 शाखाओं को बताया गया है। विजय अभियान, बंगाल के गौड़, ओड्र और दक्षिण कोसल को विजय किया। स्थापत्य में है ना, जो बताया था उसी को लिखा गया है। आर्थिक विकास, कृषि एवं सिंचाई, धार्मिक सहिष्णुता,
है ना, सोमवंशी, शैव वैष्णव, सभी संरक्षण, प्रशासनिकीकरण, विविध उपाधियाँ। तो यही सारे पॉइंट मैंने बताया था, जिसमें यहाँ पर देखो उनको दो लाइन में लिख कर पूरा आंसर क्या है कंप्लीट किया गया है। ठीक है ना, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखो हमारा अगला क्वेश्चन है 15वां नंबर का कि 1857 की क्रांति में छत्तीसगढ़ में वीर हनुमान सिंह के योगदान का वर्णन कीजिए। तो देखो ये पीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। जितने भी फेमस पर्सनालिटी हैं या प्रसिद्ध व्यक्तित्व जो हैं उनका योगदान को हर बार पूछता है। इस बार तो दो योगदान पूछ दिया। एक 15 नंबर के क्वेश्चन में पंडित रविशंकर शुक्ल जी का योगदान है और इसमें हनुमान सिंह जी का योगदान है। तो ये योगदान वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो इस बार वीर हनुमान सिंह जी को पूछा, इससे पहले वीर नारायण सिंह जी को पूछा था, तो अब बच गए सुरेंद्र साय जी। तो एक क्वेश्चन आप लोग नोट करके रख लो, इसको आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हो लिख कर कि 1857 की क्रांति में वे वीर हनुमान सिंह की जगह लिखना सुरेंद्र साय जी के योगदान का वर्णन करें। ये 8 नंबर में आप लिख कर प्रैक्टिस करना और चाहो तो हमें भेज भी सकते हो, है ना। इस तरह से हम क्या है एक आध दो क्वेश्चन आपको देते रहेंगे ताकि आपका राइटिंग प्रैक्टिस बना रहे। तो इस क्वेश्चन को पहले हम डील करते हैं। देखो जब भी योगदान पूछे तो हम कैसे लिखेंगे, तो इसमें आप कुछ पॉइंट, पहले मैं पॉइंट को मेंशन कर दे रहा हूँ फिर एक्चुअल आंसर बताऊँगा। तो जब भी आपको योगदान पूछे किसी भी व्यक्तित्व का, तो हम उनको क्या है 2-4 पॉइंट में हम उनको क्या है पहले पॉइंट आउट कर लें कि हाँ मेरे को ये पॉइंट लिखना है। जैसे पहला पॉइंट होता है आंदोलन में योगदान पूछता है, तो जाहिर सी बात है वो आंदोलन या ये क्रांति है तो क्रांति का विस्तार करेंगे या प्रचार प्रसार करेंगे, है ना। तो पहला हेडिंग हम बना लेंगे क्या, क्रांति का विस्तार। जैसे हनुमान सिंह जी ने 1857 क्रांति का जनमानस में विभिन्न पूरे छत्तीसगढ़ में इसका क्या किया, विस्तार किया। तो अपनी योग्यता के अनुसार वो क्या है क्रांति का विस्तार करेंगे। जो भी व्यक्तित्व होगा या पर्सनालिटी होंगे उनका पहला काम क्या होगा, वो आंदोलन को बढ़ाएंगे, विस्तार कराएंगे लोगों के अंदर में या क्षेत्रों में। तो पहला हेडिंग हमारा होगा क्रांति का विस्तार। इसी प्रकार हम दूसरा हेडिंग क्या डाल सकते हैं, तो दूसरा क्रांति का विस्तार करेंगे, फिर उसके बाद जो भी क्रांति आंदोलन होगा उसमें कुछ घटनाक्रम के तहत उसको अंजाम देंगे। तो जैसे वीर हनुमान सिंह ने क्या किया, क्रांतिकारी घटना को अंजाम दिया। तो दूसरा हेडिंग मैंने क्या बता दिया भाई, क्रांतिकारी घटना। पहले क्रांति को जनमानस या विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार किया, उसके बाद कुछ क्या करेंगे क्रांतिकारी घटना खुद स्वयं करेंगे और लोगों को उत्प्रेरित करेंगे। तो क्रांतिकारी घटना को अंजाम, ये मेरा दूसरा हेडिंग हो गया, है ना। क्वेश्चन के हिसाब से 1-2 हेडिंग चेंज होगा, बाकी 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जो आप किसी भी पर्सनालिटी के योगदान में डाल सकते हो। जैसे क्रांति का विस्तार या आंदोलन का विस्तार, ये हर पर्सनालिटी के क्वेश्चन में डाला जा सकता है। एक और होगा राष्ट्रवाद का प्रसार, जिसको मैं लास्ट में लिखूंगा, उसको भी हर योगदान में डाला जा सकता है ना। तो इसमें दूसरा मैंने क्या लिखा, क्रांतिकारी घटना को अंजाम। तीसरा मैं हेडिंग लिखूंगा, अब ये क्रांतिकारी थे तो ब्रिटिश लोग क्रांतिकारियों से डरते थे, है ना, थरथराते थे। तो अगला मैं लिखूंगा ब्रिटिशों में भय। तो इन्होंने क्या है अंग्रेज़ों में भय उत्पन्न किया। भाई डराना भी तो एक कला है ना, हर किसी को नहीं आता। ये हनुमान सिंह जी को आदत है, तो ब्रिटिशों में भय उत्पन्न किया, है ना, ये भी इनका योगदान था। अब कैसे भय उत्पन्न करेंगे उसको हम आगे देखेंगे क्या क्या काम किया। अभी मैं आपको पॉइंट गिना रहा हूँ, है ना। अब अगला पॉइंट देखते हैं, ब्रिटिशों, ये 3 पॉइंट लिख लिए। इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो क्रांति का विस्तार किया, तो एक और लिख सकते हो क्रांति या आंदोलन को तीव्रता प्रदान की, या फिर आंदोलन को गति। क्या है, आंदोलन को तीव्रता या यहाँ गति लिखो, गति बेटर रहेगा। जो क्रांति यहाँ चल रही थी उसको तेज़ी, उसमें तेज़ी या गति प्रदान की। कैसे प्रदान करेंगे, तो लोगों को जोड़ेंगे, उनमें क्रांति के लिए उनको प्रेरित करेंगे ताकि आंदोलन जो चल रहा था वो और तीव्रता से चलेगा। तो ये भी इनका क्या है, योगदान है। तो आंदोलन में गति या आंदोलन में तीव्रता, ये भी इन्होंने क्या है प्रदान किया। और इसमें क्या लिखेंगे, जो हर पर्सनालिटी में हम लिख सकते हैं, गति को भी हर पर्सनालिटी में लिखा जा सकता है। एक और है राष्ट्रवाद का प्रसार, ये भी हर किसी के भूमिका में तो होना ज़रूरी है, क्योंकि सभी ने एक काम जरूर किया है कि लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जगाई है। तो इन्होंने भी एक काम क्या किया, राष्ट्रवाद का प्रसार किया। और लास्ट में कुछ ना सूझे तो एक पॉइंट और जोड़ सकते हो
कि यहाँ जो 1857 की क्रांति थी तो छत्तीसगढ़ को भी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। तो एक और पॉइंट हमने जोड़ दिया, राष्ट्रीय पहचान। तो जो छत्तीसगढ़ जो जनजातियों से जाना जाता है, इनको लेते हुए या यहाँ के जो भोले भाले लोग हैं इनको लेते हुए पूरे छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। इन 5 पॉइंट में हम इनको लिखेंगे। अब इसके अंदर क्या होगा, अब हम इसको जानते हैं। ये पहले हमने पॉइंट आउट किया ना, ये पॉइंट में हम क्या है क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। अब देखो इंट्रोडक्शन हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, तो इंट्रोडक्शन में लिखेंगे, इनके बारे में बताते हुए हम इंट्रोडक्शन करेंगे कि बैसवाड़ा के राजपूत थे, है ना। बैसवाड़ा के राजपूत, है ना, रायपुर के 3री बटालियन के मैग्नीज लश्कर पद पर कार्यरत थे, है ना। तो वीर हनुमान सिंह जो बैसवाड़ा के राजपूत थे, ये इस पद पर कार्यरत थे। 1857 की क्रांति में इनका योगदान, ये हमारा हेडिंग हो जाएगा। पहला हेडिंग है, मतलब ये हमारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। और पहला हेडिंग है क्रांति का विस्तार। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वीर हनुमान सिंह जी ने जो 1857 की क्रांति का जो डेट डिसाइड हुआ था, उसके घोषणा से पूर्व ही क्या है, छत्तीसगढ़ के लोगों में क्रांति को विस्तारित कर दिया था। इसमें हम लिखेंगे कि वीर हनुमान सिंह जी ने 1857 की क्रांति की घोषणा से पूर्व ही इसका आगाज़ कर दिया था और लोगों में, जनमानस में इस क्रांति को विस्तार कर दिया था, या उनमें क्रांति को विस्तार या विभिन्न क्षेत्रों में इसका विस्तार कर दिया था। ये हम विस्तार में लिखेंगे। फिर क्रांतिकारी घटना, तो इसमें जो उन्होंने मेन काम किया उसको बताएंगे कि वीर हनुमान सिंह जी ने 18 जनवरी 1858 को, इसी दिन था ना, 18 जनवरी 1858 को मेजर सिडवेल की हत्या कर, है ना, मेजर सिडवेल की हत्या कर क्रांतिकारी घटना को अंजाम दिया तथा क्रांति एक आंदोलन की शुरुआत की। इस तरह से इन्होंने क्या है, क्रांतिकारी घटना को अंजाम दिया। ये एक योगदान है। तीसरा, ब्रिटिशों में भय, तो इसमें आप सिंपल लिख सकते हो कि इन्होंने अपने क्रांतिकारी घटनाओं के माध्यम से ब्रिटिशों में भय उत्पन्न किया तथा उन्हें क्या है, अपने नीतियों में सुधार करने के लिए विवश किया। तो कहीं न कहीं ये पॉइंट में आप एक लाइन लिख सकते हो कि ब्रिटिशों में इन्होंने क्या है, भय को जागृत किया। जागृत एक पॉजिटिव वर्ड है, भय को उत्पन्न किया, है ना। फिर उसके बाद है आंदोलन को गति। अब देखो आंदोलन को इन्होंने विस्तारित या गति, विस्तार लिखे, अब है गति। गति मतलब तेजी लाना। शुरुआत करते इन क्षेत्रों में, अब उसमें तेजी कैसे लाएंगे। तो इन्होंने क्या है 1857 की क्रांति के फलस्वरूप वीर हनुमान सिंह ने अपने सिपाहियों को आंदोलन के लिए प्रेरित किया, जिसके वजह से क्या है, जो 17 सिपाही थे, है ना, जो 17 सिपाही थे वो भी वीर हनुमान सिंह की घटना से प्रेरित होकर आंदोलन में भाग लिए और आंदोलन को गति प्रदान की। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि वीर हनुमान सिंह जी के क्रांतिकारी घटना से या क्रांतिकारी जो भी उनके थे उससे प्रेरणा लेकर इनके 17 सहयोगियों ने भी आंदोलन में भाग लिया और आंदोलन में तीव्रता उत्पन्न की या उसे तेजी प्रदान किया। ये चीज़ हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से क्या है, तीव्रता भी लाई। अब अगला है राष्ट्रवाद का प्रसार, है ना। तो इनके क्रांतिकारी घटनाओं ने न केवल इनके सहयोगियों को बल्कि आम जनमानस को भी राष्ट्रीयता के लिए उस राष्ट्रीयता के लिए जागृत किया, उनमें भी राष्ट्रवाद की भावना जगाई। इस प्रकार से लिख सकते हो, है ना। उसके बाद राष्ट्रीय पहचान, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हो कि वीर हनुमान सिंह की प्रेरणा से क्या है, जो 17 सिपाही थे वो खुशी खुशी क्या है, वो 22 जनवरी 1858 को फांसी पर चढ़ गए और यह घटना पूरे राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, प्रचारित हो गई। इस तरह से इस घटना को क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिला। इस प्रकार इन्होंने क्या है, पूरे 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। फिर लास्ट में निष्कर्ष में लिखोगे कि इनके वीरता के कारण या इनके वीरतापूर्वक योगदान के कारण इन्हें छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। यहाँ से आप निष्कर्ष या एक पॉजिटिव पॉइंट से आप इसका एंडिंग कर सकते हो, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे, है ना। राष्ट्रीय पहचान, सिपाहियों को फांसी का डेट के साथ आपको लिखना है, मेजर शेड्यूल मेन है। इतने सारे चीज़ों में आप इनके योगदान को बता सकते हो। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं एक बार। यहाँ पर पूरा आंसर लिखा हुआ है जो मैंने समझाया है ना। मेन यहाँ पर दिख रहा है क्रांति का विस्तार, क्रांतिकारी घटना, ब्रिटिशों में भय, आंदोलन को गति,
है ना, राष्ट्रवाद का प्रसार और राष्ट्रीय पहचान। तो मेन जो भी आप जानते हो कि मेजर सिडवेल की हत्या, है ना, इसके अलावा 17 सिपाहियों ने हिस्सा लिया, 22 जनवरी 1858 को इनको फांसी दी गई। तो इस प्रकार की इन्हीं पॉइंट के अंदर में जो आप क्या है इस क्रांति के बारे में पढ़े हो उसको इन्हीं पॉइंट के अंदर में आपको डालना है। और ये कैसे डालेंगे इसको देखकर आप समझ सकते हो, है ना। इसको मिटा देता हूँ, अच्छे से इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 8 नंबर में, छत्तीसगढ़ की रियासतों में अगस्त क्रांति किस प्रकार संचालित हुई। देखो, तो ये जो क्वेश्चन था ये इस बार का सबसे टफ क्वेश्चन था। कई लोग ये कंफ्यूज हो गए कि अगस्त क्रांति क्या है ना। तो एक देखा जाए तो ये इस बार का टफ क्वेश्चन था, और हर बार 1-2 क्वेश्चन ऐसे टफ क्वेश्चन आते हैं, तो इनको कैसे डील करना है आप हमारे इस वीडियो से अभी सीखने वाले हो, है ना। तो अगस्त क्रांति तो पहली बार भारत छोड़ो आंदोलन को ही बोलते हैं, है ना। जितना आप सर्च मारोगे उसमें यही मिलेगा कि अगस्त क्रांति किसको बोलते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन को बोलते हैं। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में हमने छत्तीसगढ़ में पूरा पढ़ा है, हर बुक में पढ़े हैं, लेकिन ये हमने कहीं नहीं पढ़ा कि रियासतों में वो कैसे संचालित हुई। तो फिर अब हम कैसे करें, कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, है ना। तो रियासतों में कैसे संचालित हुई इसको डील करने के लिए देखो आइए समझते हैं हम कैसे लिखेंगे। तो शुरुआत हम क्या करेंगे, तो शुरुआत हम कर सकते हैं कि महात्मा गांधी जी ने क्या है, करो या मरो नारे के साथ ये अगस्त क्रांति को प्रारंभ किया था वर्धा अधिवेशन से। मतलब यहाँ पर आप क्या है एक पॉजिटिव पॉइंट से आप स्टार्ट कर दो कि गांधी जी से इनको जोड़ दो कि गांधी जी ने करो या मरो नारे के साथ, है ना, अगस्त क्रांति को प्रारंभ किया था, जो देश के मतलब जो छत्तीसगढ़ में है तो छत्तीसगढ़ की बात करो, जो छत्तीसगढ़ में भी विभिन्न रियासतों में संचालित हुआ। यानी कितना बड़ा प्रभाव था कि छत्तीसगढ़ के रियासतों में भी ये संचालित हुआ। तो हेडिंग यही होगा कि गांधी जी के करो या मारो के नारे से अगस्त क्रांति क्या है प्रारंभ हुई, जो छत्तीसगढ़ के विभिन्न रियासतों में भी संचालित हुई। इनका प्रभाव इस प्रकार रहा करके आप यहाँ पर शुरुआत करेंगे हम, ठीक है। अब देखते हैं तो इसको हम कैसे लिखें भाई, कैसे संचालित हुई है तो मुझे भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, लेकिन लिखना है हमें। तो हम इसको मैं जो किया मैंने इसको 3 पार्ट में बांट दिया कि मैंने बता दिया कि उत्तरी रियासत में ये कैसे संचालित हुई है, वहाँ पर क्या प्रभाव पड़ा। तो पहला हेडिंग में बता दिया उत्तरी छत्तीसगढ़ के रियासतों में इसको पहले संचालित करवा दिया, फिर मध्य में इसको मैंने संचालित एवं प्रभावी बनाया, और लास्ट में फिर मैंने दक्षिणी क्षेत्र में इसको प्रभावी या संचालन करवाया, है ना। तो देखो उत्तरी रियासत में कैसे संचालित होगी, तो मैंने इसमें क्या लिखा कि छत्तीसगढ़ की उत्तरी रियासत में जो क्या है क्रांति के लिए जो प्रसिद्ध थे, है ना, जिन्होंने भाग लिया, तो एक कोरिया है, सरगुजा है और उदयपुर है ना। उदयपुर और सोहागपुर को तो सुना ही होगे, ये 1857 के समय से ही क्या है यहाँ क्रांति की लहर उत्पन्न हो चुकी थी। तो जहाँ जहाँ रियासत क्या है क्रांति के क्षेत्र में वो आगे बढ़ चुके थे, या उनमें क्रांति की हम कुछ घटनाएं जिनके बारे में पढ़ते हैं, उन रियासतों का मैंने वर्णन कर दिया कि उत्तरी क्षेत्र में क्या है कोरिया, सरगुजा, उदयपुर जैसे रियासतें थी, जिन्होंने जो भी क्रांति थी अगस्त क्रांति में क्या है बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहाँ कोरिया का शासक जो था राजा रामानुज प्रताप सिंह देव, उन्होंने क्या है गोलमेज में भी भाग लिया और वहाँ के लोगों को क्या है आंदोलन के लिए भी प्रेरित किया। तो
तो यहाँ पर यही बता सकते हो कि कोरिया रियासत के शासक राजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने क्या है लोगों को आंदोलन में भागीदारी के लिए प्रेरित भी किया। और सरगुजा और उदयपुर में क्या है 1857 की क्रांति के समय से ही राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो चुकी थी। अतः उन्होंने क्या है ब्रिटिशों के विरुद्ध 1942 में भी क्या है विद्रोह प्रारंभ किया। तो इसमें कुछ की पॉइंट यानी कि रामानुज प्रताप सिंह देव को आप यहाँ पर कोट कर सकते हो कि इन्होंने क्या है जागृत किया। और क्या है सरगुजा एवं उदयपुर के बारे में बताओगे कि 1857 के समय से ही यहाँ पर क्या हो चुकी थी राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो चुकी थी, है ना। तो यहाँ पर इस तरह से क्या इन्होंने 42 में भी इन्होंने भागीदारी निभाई और इस प्रकार से इस क्षेत्र में यहाँ संचालन हुआ। अब देखो मध्य में ऐसा करके हम इसको लिख सकते हैं, कोई गलत तो नहीं बोला मैंने। अगर कुछ गलत बोला होता तो हमारा क्वेश्चन कोई काट सकता था। हमें भैया एक क्वेश्चन ही ऐसा है कि जिसके बारे में हमें नहीं पता, लेकिन हमने उसको अच्छे से डील किया और इस तरह से इससे क्या है एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा भाई कि जिसका आंसर सबसे कठिन था उसको भी इसने बिल्कुल सही तरीके से डील किया है। अब देखो मध्य छत्तीसगढ़, तो मध्य छत्तीसगढ़ में कौन कौन से रियासत थे जो ज़्यादा प्रभावित थे राष्ट्रीय आंदोलन के लिए। तो इसमें आप बता सकते हो 1-2 रियासत, है ना। क्या क्या थे, कवर्धा, राजनांदगांव, है ना। इसके अलावा और कौन था यहाँ पर, कवर्धा, राजनांदगांव, एक आध और लिख दो। सोना खान जमींदारी थे लेकिन फिर भी लिख सकते हो, है ना, सोना खान रियासत। तो यहाँ पर जो मध्य छत्तीसगढ़ में जो प्रमुख रियासत थे जिन्होंने जहाँ राष्ट्रीय भावना पहले से जागृत, एक और लिख रहे हैं यहाँ पर छुई खदान और डोंडी लोहारा जैसे जो भी जमींदारी या रियासत थे, है ना। तो यहाँ पर लिखना कि मध्य छत्तीसगढ़ चूँकि रायपुर एवं बिलासपुर से क्या है समीप थी, इसीलिए यहाँ पर राष्ट्रीयता की भावना अधिक रूप से संचालित हुई। और जिसमें जो प्रमुख रियासत थे कवर्धा, राजनांदगांव, सोना खान, छुई खदान ने क्या है यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जिसमें क्या है छुई खदान और डोंडी लोहारा क्या है ये यहाँ के किसान भी क्या है ये किसान आंदोलन के समय से ही यहाँ के कृषक एवं क्या है निम्न वर्ग के लोग राष्ट्रवाद के लिए प्रेरित हो चुके थे, जिन्होंने 1942 में भी भागीदारी निभाई। तो छुई खदान और डोंडी लोहारा में हुआ था ना किसान आंदोलन, उसको आप जोड़ते हुए लिख सकते हो कि उसी समय से यहाँ कृषक जुड़ चुके थे और 1942 में इन्होंने क्या है आंदोलन में भागीदारी निभाई, है ना। सोना खान में भी 1857 के समय से जागृति हो चुकी थी। इस प्रकार से मध्य छत्तीसगढ़ में भी क्या है 1942 का जो क्रांति था अगस्त क्रांति, वो मध्य छत्तीसगढ़ में पूर्ण रूप से संचालित हुई तथा लोगों ने अपनी भागीदारी निभाई। अब दक्षिण में 2 मेन रियासत आती हैं कांकेर और बस्तर, है ना। यहाँ पे 2 मेन रियासत कौन कौन सी हैं, कांकेर और बस्तर। तो दक्षिण बस्तर भी या फिर दक्षिणी क्षेत्र भी क्या है 1942 में सक्रिय रहा। यहाँ बस्तर एवं कांकेर क्षेत्र में क्या है अनेक जनजातीय विद्रोह हमें देखने को मिलते हैं, जिससे यहाँ के लोगों में क्या है ब्रिटिशों के प्रति आक्रोश उत्पन्न हो चुका था। अतः इन्होंने भी क्या है 1942 के अगस्त क्रांति में अपनी भागीदारी बढ़ाई, जिसमें बस्तर के शासक जो भी थे क्या बोलते हैं उनके काकतीय वंश के प्रवीण चंद्र भंजदेव जी ने भी लोगों को क्या है प्रेरित किया। इस प्रकार से 3 क्षेत्र में हम बता सकते हैं कि अगस्त क्रांति कैसे संचालित हुई। और हम इसका आंसर क्या है एक कम से कम 8 में 4 नंबर पाने लायक हम आंसर लिख सकते थे, है ना। ठीक है, तो अब इसका आंसर देख लो एक बार आप लोग। ये देखो इसका आंसर यहाँ पे दिख रहा है। इस प्रकार से इसको हम क्या है डील कर सकते थे, है ना। तो देखो अगला क्वेश्चन है कलचुरी कालीन प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा कीजिए। अब हम 15 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पहला पार्ट है उसका कलचुरी काल, यानी इसमें से एक आपको बनाना है। इसमें से पहला क्या है कलचुरी कालीन प्रशासनिक व्यवस्था को बताना है और इसमें जो की पॉइंट है वो है समीक्षा। तो कई लोग क्या करेंगे प्रशासनिक व्यवस्था को बता देंगे, ये मंत्रिमंडल ये थे, ये कर्मचारी थे, ये गढ़ दीवान दाऊ था, है ना, ऐसा करके बता देंगे। लेकिन एक्चुअली में वो जानना क्या चाह रहा है समीक्षा, यानी उनकी प्रशासनिक व्यवस्था में क्या पॉजिटिव बातें थी और क्या नेगेटिव थी, इन दोनों का सार निकाल कर आप निष्कर्ष दो। समीक्षा बोल रहे हैं ना, तो इसमें अगर कुछ तो वही है। इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, इसमें पॉजिटिव बातों को बताते हुए उसमें कुछ ड्रॉबैक रहेंगे उसको हम थोड़ा बताएंगे और लास्ट में हम अपना विचार प्रस्तुत करेंगे। तो ठीक है, चलो इसको शुरू करते हैं, है ना।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो कलचुरी काल के प्रशासन कैसा था उसका एक हेड इंट्रोडक्शन दे देंगे। तो यहाँ पर बताना है आपको कि कलचुरी कालीन प्रशासनिक व्यवस्था जो थी वो राजतंत्रात्मक थी। कैसी थी? राजतंत्रात्मक प्रणाली पर प्रचलित थी, जिसमें क्या है, जिसका मुखिया राजा होता था, केंद्र में राजा, जिसे अपने क्या अमात्यों की सहायता प्राप्त थी। तो राजतंत्रात्मक प्रणाली जिसमें प्रमुख राजा और वह अपने अमात्यों की सहायता से प्रशासन करता था। इस प्रकार क्या है कलचुरियों का प्रशासन था, हमने बता दिया। अब इनमें बताएंगे कि कलचुरी काल में क्या क्या सकारात्मक तत्व थे। क्या बताएंगे इसके बाद कि इनमें क्या क्या सकारात्मक चीज़ें थीं या क्या क्या सकारात्मक बातें थीं, है ना, जिसमें हम पहला क्या बता सकते हैं। तो देखो प्रशासन में सबसे इनका बेहतर क्या था, तो इनका जो प्रशासन था वो विकेंद्रीकृत प्रणाली पर आधारित था। क्या विकेंद्रीकृत मतलब क्या समझती हो? केंद्र में अलग शासन, फिर प्रांतों में स्वायत्ता और निचले स्तर पर यानी ग्रामीण क्षेत्र पर स्वायत्ता, है ना। तो इसी को बताना है कि इनके सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी, यानी सबसे अच्छी बात क्या थी कि विकेंद्रीकृत व्यवस्था था। क्या था? विकेंद्रीकृत व्यवस्था। ये हेडिंग डालोगे आप और इसमें लिखोगे कलचुरी कालीन प्रशासन विकेंद्रीकृत प्रणाली पर आधारित थी, जिसमें सर्वोच्च स्तर पर क्या था? केंद्र, और उसके बाद केंद्र के बाद क्या था? प्रांतीय सरकार थी, और सबसे निचले स्तर पर क्या था? स्थानीय सरकार का संचालन होता था। इस प्रकार क्या है, ये विकेंद्रीकृत प्रणाली पर आधारित थी। ये हमारा पहला पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट पहला क्या है? विकेंद्रीकृत प्रणाली। इसके बाद हम दूसरा पॉइंट क्या डालेंगे, तो देखो कलचुरी काल में क्या है, अनेक प्रशासनिक इकाइयाँ थी, है ना, गढ़, दीवान, दाऊद जो भी है इकाई, वो सब बटे हुए थे। तो अब हम डालेंगे कि यहाँ पर जो प्रशासनिक इकाई थी वो भी सुदृढ़ थी। तो मैंने अगला हेडिंग डाल दिया सुदृढ़ प्रशासनिक इकाई। अगला हेडिंग मैं क्या बना दूंगा? सुदृढ़ प्रशासनिक इकाई। अब इसमें मैं क्या लिखूंगा देखो, है ना, इसमें हम लिखेंगे कि कलचुरी काल की जो शासन व्यवस्था थी वहाँ विभिन्न प्रशासनिक इकाई में बटे हुए थे तथा सभी क्षेत्र क्या है अपने अपने क्षेत्र में स्वायत्त थे या उनको अपने अपने कार्य दिए गए थे। तो सुदृढ़ प्रशासनिक इकाई में बताओगे कि जो यह व्यवस्था थी वो क्या है, केंद्र क्या है, अनेक प्रांत में बटे थे, है ना, ये सुदृढ़ प्रशासनिक इकाई। तो जो केंद्र था वो क्या था, अनेक प्रांत में बटा था, और प्रांत जो था वो मंडल में बटा हुआ था, और मंडल फिर किस में, आपके गढ़ में। इसके अलावा गढ़ के बाद क्या आता है, बरहो आता है, और लास्ट में आता है ग्राम। तो यहाँ पे आपको बताना था कि कलचुरी कालीन प्रशासनिक में क्या है, एक बेहतर या सुदृढ़ प्रशासनिक इकाई थी जिसमें केंद्र जो है प्रांत, फिर मंडल, गढ़, बरहो, ग्राम आदि इकाइयों में बटे हुए थे, और ग्राम सबसे छोटी इकाई थी। इस प्रकार क्या था, एक सुदृढ़ प्रशासनिक इकाई का यहाँ पर व्यवस्था थी। ये एक हमारा पॉइंट हो जाएगा। फिर अब अगला हम क्या बता सकते हैं, है ना, प्रशासनिक इकाई बता दिया, विकेंद्रीकृत को बता दिया। अगला पॉजिटिव पॉइंट हम बता सकते हैं बेहतर प्रशासनिक प्रबंध, यानी इनका जो प्रशासन का प्रबंधन था वो भी क्या था, बेहतर था, यानी बेटर तरीके से लोग क्या मैनेजमेंट करते थे। तो अगला मैं लिखूँगा बेहतर प्रशासनिक प्रबंध। क्या लिखूँगा, बेहतर प्रशासनिक प्रबंध। अब इसके हेडिंग के अंदर मैं क्या लिखूँ, है ना, हेडिंग बना दिया बेहतर प्रशासनिक प्रबंध। तो प्रशासनिक प्रबंध कैसे होता था, तो याद रखना या फिर आपको पता ही होगा कि इनकी जो प्रशासन था वो क्या है, मंत्रिमंडल, यानी जिनको अमात्य बोला गया है, मंत्रिमंडल में। इसके अलावा क्या, विभिन्न अधिकारी एवं कर्मचारियों के माध्यम से संचालित होता था, है ना। प्रशासनिक प्रबंध में हम क्या लिखेंगे, इनका जो प्रशासन था वो विभिन्न मंत्रिमंडल, अधिकारियों एवं क्या, कर्मचारियों के माध्यम से संचालित होता था, है ना। ये आप लिखोगे और इसमें एक दो आप एग्जाम्पल दोगे, जैसे कि यहाँ पर लिख सकते हो एक आठ मंत्रिमंडल का नाम, जैसे महाप्रतिहार लिख दिए, है ना। महाप्रतिहार क्या है, संचार विभाग को देखता था, यानी संचार विभाग का क्या था, मंत्रिमंडल था। एकाक अधिकारी या कर्मचारी को दे सकते हो, जैसे दंडपाशिक मेरे को याद आया, तो दंडपाशिक क्या है आपका, पुलिस विभाग का अधिकारी था, है ना। ये किस विभाग का था, पुलिस विभाग का। तो इस प्रकार से आप उदाहरण देते हुए आप क्या बताओगे कि यहाँ का जो प्रशासनिक प्रबंध था वो बेहतर तरीके से क्रियान्वित होता था। दो दो लाइन में आपको बताना है।
है ना। इसके अलावा हम एक लाइन एक पॉइंट और क्या याद आ रहा है, तो देखो जो कलचुरी काल का स्थानीय स्वशासन था ना वो भी बहुत अच्छा था, तो इसको भी हम जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बेहतर स्थानीय स्वशासन, या खाली लिख दो क्या, स्थानीय स्वशासन। तो कलचुरियों की प्रशासन की एक और ख़ास विशेषता क्या थी कि यहाँ बेहतर स्थानीय स्वशासन चल रहा था। इसमें आप किसका वर्णन करोगे, तो इसमें आप पंचकुल को लिखोगे। किसको, पंचकुल। तो कलचुरियों में क्या है, स्थानीय प्रशासन के लिए कौन सी संस्था थी, पंचकुल संस्था थी, जिसमें बताओगे क्या 5 से 10 सदस्य थे और इसके मुखिया को हम महत्तम तथा सदस्यों को महत्तर बोलते थे। ये आप बताकर इनके क्या है, स्थानीय प्रशासन के विशेषता या उसकी महत्ता को बताओगे, है ना। ठीक है, अब इसको देखो 4 पॉइंट हो गया। एक पॉइंट और मेरे को याद आ रहा है जिसको हम जोड़ सकते हैं और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं आगे आ रहा हूँ। देखो आगे हम एक और पॉइंट लिखेंगे, बेहतर राजस्व प्रबंधन, यानी कि इनका जो राजस्व था वो छत्तीसगढ़ के सभी क्या बोलते हैं शासकों से बढ़िया था। तो इसीलिए ये पॉइंट भी जोड़ना जरूरी है कि इनके प्रशासन में एक और बेहतर चीज़ क्या थी, बेहतर राजस्व प्रबंध। इसमें आप बताओगे कि राजस्व प्रबंधन के लिए जो राजस्व इकाइयाँ होती थी उनको और उनके क्या बोलते हैं प्रमुख लोगों को बताओगे। जैसे इनके इकाई के लिए कौन था, तो मंडल में कौन होता था, महामंडलेश्वर। मंडल में कौन, महामंडलेश्वर। गढ़ में दीवान, बरहों में दाऊ और ग्राम स्तर पे कौन होता था, गोटिया, है ना। तो राजस्व वसूली या इकाई के लिए, राजस्व वसूली के लिए विभिन्न इकाइयों में ये क्या है जी उत्तरदायी होते थे और राजस्व वसूली करते थे। इस प्रकार से इनका राजस्व व्यवस्था क्या था, सुदृढ़ था। और एक आठ इसमें लिख सकते हो, इसमें बताना चाहो तो आप कि इनकी मुद्रा कौड़ी, है ना, और माप तौल के लिए मण इकाई जो है ये लोग प्रयोग करते थे या उपयोग करते थे, है ना। इसको बताते हुए आप लोग क्या है इनके राजस्व व्यवस्था को बता सकते हो। ठीक है, इतने सारे चीज़ों में क्या है इनके पॉजिटिव चीज़ें हम लिख देंगे। अब आते हैं हम इनमें अगर समीक्षा करनी है तो क्या इसमें नकारात्मक बातें रही होंगी, तो एक आध दो हम क्या है इनमें नकारात्मक तत्व को भी जोड़ देंगे, है ना। ज़बरदस्ती का नहीं जोड़ना है, अगर है तो आप लोग जोड़ो। तो इसमें हम नकारात्मक में क्या जोड़ेंगे, तो देखो कलचुरी काल क्या है, कल्याण साय तक बढ़िया चल रहा था। उसके बाद से क्या है विभिन्न षड्यंत्रकारी हुए, षड्यंत्र हुए, भ्रष्टाचार बढ़ा और क्या बोलते हैं प्रशासनिक शिथिलता आई। तो कहीं ना कहीं प्रशासन जो है लचीला पड़ गया। तो इसी को आपको दो लाइन में बताना है। कैसे बताओगे, है ना, बताओगे कि कल्याण साय के पश्चात क्या है कलचुरी शासकों में क्या है षड्यंत्र, है ना। जैसे उदाहरण के लिए मोहन सिंह, कलचुरी काल में के शासकों में क्या है षड्यंत्र बढ़ गए, तथा रघुनाथ सिंह के आते तक क्या है प्रशासनिक शिथिलता एवं भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई। और इस प्रकार कलचुरियों का प्रशासन लचीला पड़ा और जो उनके पतन का भी कारण बना। ये हम क्या डालेंगे इसमें नकारात्मक पॉइंट डालेंगे, जिसमें आप क्या क्या का उल्लेख कर सकते हो। इसमें मोहन सिंह का उल्लेख कर सकते हो, मोहन सिंह कारण क्या है षड्यंत्र में वृद्धि हुई, है ना। इसके बाद रघुनाथ सिंह को उल्लेख कर सकते हो कि रघुनाथ सिंह के समय क्या है प्रशासन शिथिल पड़ गया, है ना। प्रशासन क्या हो गया, शिथिल पड़ गया और कोई योग्य शासक बाद में नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं प्रशासन में क्या है शिथिलता आई और व्यवस्था खत्म हुई और लास्ट में इनके पतन का कारण बना, है ना। फिर हम लास्ट में अब समीक्षा करेंगे। क्वेश्चन तो यही बोला है, लास्ट में क्या है समीक्षा करेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव बातों को बताते हुए हमें क्या कंक्लूजन मिला, ये समीक्षा है। तो यहाँ पर समीक्षा में हम क्या लिखेंगे, यद्यपि क्या है, यद्यपि बाद में कलचुरी काल के प्रशासन जो है शिथिल पड़ा, परंतु इसके बावजूद कलचुरियों ने ही क्या है छत्तीसगढ़ को एक बेहतर प्रशासन क्या है प्रदान किया था। जो यहाँ की इनकी जो स्थानीय शासन प्रणाली थी वो वर्तमान में भी क्या है, वर्तमान में भी पंचायतों की स्वायत्तता के लिए महत्वपूर्ण है। इसको भी आप जोड़ोगे कि इनके जो स्थानीय स्वशासन से क्या है हम आज भी सीख लिख सकते हैं और जो आज हमारा पंचायत या विकेंद्रीकरण व्यवस्था है उसको भी सुदृढ़ कर सकते हैं और पंचायतों को जो स्वायत्तता प्रदान करने का जो लक्ष्य है उसको भी दिया जा सकता है ना।
तो पंचायतों की स्वायत्ता आज भी ये क्या है, महत्वपूर्ण है। इनकी प्रणाली से हम आज भी क्या है, बेहतर सीख ले सकते हैं। ऐसे करके आप इसको समीक्षा जोड़ोगे और वर्तमान से इनको जोड़ोगे। तो इसको देखते हैं, इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखो पहला तो यही है ना, सकारात्मक तत्व दिया है, प्रशासनिक इकाई था, प्रशासनिक क्या है, व्यवस्था थी, विकेंद्रीकृत व्यवस्था था, है ना, आदि है। फिर इसके बाद अगला देख लो, इसका अगला पॉइंट इसको देख सकते हो, स्थानीय प्रशासन था, सुव्यवस्थित राजस्व था, है ना। नकारात्मक तत्व में क्या है, मोहन सिंह के समय भ्रष्टाचार और क्या है, षड्यंत्र में वृद्धि हुई, इतना सारा नकारात्मक। और लास्ट में समीक्षा, है ना, कि छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक एकीकरण किया और बेहतर व्यवस्था का संदेश भी दिया है। और वर्तमान में क्या है, पंचायतों की स्वायत्ता हेतु ये क्या है, महत्वपूर्ण है ना। देख सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, अब हम 15 नंबर के दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय आंदोलन में पंडित रविशंकर शुक्ल जी के योगदान का मूल्यांकन करना है ना। पंडित रविशंकर शुक्ल जी के क्या है, योगदान का। यहाँ पर देखो योगदान नहीं पूछा है, योगदान को बताते हुए आपको मूल्यांकन करना है कि उनके योगदान की क्या भूमिका रही। आपको अपना एक विचार देना है ना। इतने दिन से हम समीक्षा मूल्यांकन पढ़ते आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या है, इनके योगदान को बताते हुए हमें अपना विचार प्रस्तुत करना है। और एक क्वेश्चन जो मैंने दिया था, क्या सुरेंद्र शाह की 1857 की क्रांति में योगदान, तो ये भी योगदान वाले क्वेश्चन है। तो इससे पहले क्या है, पंडित सुंदरलाल शर्मा को पूछा है, ठाकुर प्रेमलाल सिंह जी को पूछ चुका है, अब पंडित रविशंकर शुक्ल जी को पूछा है। तो इसमें और क्या बचते हैं, एक फेमस पर्सनालिटी थे ई राघवेंद्र राव। तो आप ये क्वेश्चन लिख लो, ई राघवेंद्र राव के राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान को आप क्या है लिखोगे, और वो 15 नंबर में, और उसको आप चाहो तो हमारे व्हाट्सएप में भेज सकते हो या अपने प्रैक्टिस के लिए भी आप लिख सकते हो। तो ठीक है, इसका क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं कैसे लिखें। तो देखो शुरुआत कैसे करेंगे हम, तो पंडित रविशंकर शुक्ल, है ना, यह बता सकते हो कि छत्तीसगढ़ प्रांत के, है ना, छत्तीसगढ़ प्रांत के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में प्रसिद्ध कौन, पंडित रविशंकर शुक्ल ने क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन में क्या है, विविध भागीदारी मतलब विविध रूप से क्या है, योगदान दिया है, या विभिन्न क्या है भागीदारी निभाई है, योगदान दी है। ऐसे करके आप सीधा इंट्रोडक्शन बता सकते हो। अब उसके बाद हम सीधा पॉइंट में आते हैं। यहाँ पर क्या है, इनको कोट कर सकते हो कि छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री, है ना, मतलब छत्तीसगढ़ प्रांत के बोल सकते हो, या फिर जो भी है, प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में प्रसिद्ध कौन, शुक्ल जी, इनका विविध योगदान रहा। अब हम पहले सीधा योगदान में आते हैं। तो जब भी योगदान बोले तो हमें क्या है, कुछ पॉइंट डालना है ना। जैसे पहले मैंने हनुमान सिंह जी के योगदान में बताया था, क्रांति का विस्तार, क्रांति को गति, राष्ट्रवाद का प्रसार, राष्ट्रीय पहचान, ये सब कॉमन पॉइंट होते हैं। तो इनमें भी वैसे कॉमन पॉइंट आएंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, या तो राष्ट्रीय, एक लिखो राजनीति के क्षेत्र में इन्होंने बेहतर योगदान दिया है। तो पहला पॉइंट मैं लिख दूंगा राजनीतिक जागृति, है ना, ये राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे। तो इनमें एक पॉइंट मेरा आएगा राजनीतिक जागृति, यानी कि राजनीति से जुड़कर ये क्या है, लोगों में राजनीतिक चेतना को जागृत किया, है ना, ये मेरा एक पॉइंट होगा। दूसरा मैं क्या लिखूंगा, तो दूसरा मैं लिखूंगा इसमें राष्ट्रीय या नेतृत्वकर्ता या फिर आंदोलन को विस्तार। चाहे आप लिखो राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता लिखो या फिर लिखो राष्ट्रीय आंदोलन को विस्तार, है ना, जो हमने हनुमान सिंह के बारे में पढ़ा था, सेम वही पॉइंट। या तो राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता लिखो या राष्ट्रीय आंदोलन का विस्तार लिखो, एक ही चीज़ है ना। अब मैं इनमें अगला क्या लिख सकता हूँ, तो इन्होंने एक लिखा राजनीतिक जागृति की, तो कहीं ना कहीं इन्होंने क्या है, समाज में भी चेतना जागृत की। तो मैं अगला हेडिंग डालूंगा सामाजिक जागृति। अगला मैंने क्या लिख दिया, सामाजिक जागृति। यह समाज में भी जितने बुराइयां थी उनको भी इन्होंने क्या है, ख़त्म किया। तो अगले पेज में आएंगे तो मिट जाएगा, तो इससे अच्छा इनको डील करते हैं, है ना। तो राजनीतिक जागृति में मैं क्या लिखूंगा, तो देखो राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे तो क्या क्या राजनीतिक भूमिकाएं निभाई, इनको आपको बताना है। तो सबसे पहले तो लिख सकते हो कि 1930 तक क्या है, ये रायपुर जिला परिषद के अध्यक्ष रहे, है ना, ये भी इनकी राजनीतिक भूमिका है ना, रायपुर जिला परिषद के अध्यक्ष रहे। फिर 1937 के चुनाव में शिक्षा मंत्री बने। तत्पश्चात ये क्या है, 1939 में क्या बने,
मुख्यमंत्री बने। इस प्रकार से क्या है, विभिन्न राजनीतिक भूमिका क्या है, राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय होते हुए क्या है, लोगों में राजनीतिक चेतना को जागृत किया। लोगों में क्या है, राजनीतिक चेतना को जागृत किया। इस तरह से राजनीतिक रूप से ये क्या, सक्रिय होते हुए लोगों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न की या राजनीतिक चेतना को जागृत किया। ये हो गया इनका राजनीतिक जागृति में लिखेंगे। राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता में क्या लिखेंगे, तो इन्होंने विभिन्न आंदोलन है जिसमें शुरुआत होता है हमारा होम रूल से, है ना। तो इन्होंने होम रूल आंदोलन, साथ में यहाँ पर सन लिखते जाओगे कब हुआ था वो। इन्होंने होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, है ना, और सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या है, राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता या फिर क्या है, नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाई और इन आंदोलन को विस्तारित किया या जनमानस तक पहुँचाया। ये हम क्या है, इसमें लिखेंगे। अब है सामाजिक जागृति। तो समाज को कैसे जागृत किया भाई इन्होंने, तो इन्होंने क्या है, महिलाओं को आंदोलन के लिए प्रेरित किया। पहली बात तो ये लिखो, है ना, महिलाओं को क्या है, आंदोलन के लिए प्रेरित किया, जिसमें आप एक दो राधाबाई, फुटेनियाबाई को उल्लेख कर सकते हो, है ना। तो रविशंकर शुक्ल जी ने आंदोलन के लिए महिलाओं को प्रेरित किया और साथ में ये क्या है, धार्मिक सहिष्णुता के सबसे बड़े क्या है, उदाहरण है। तो इन्होंने क्या है, धार्मिक सहिष्णुता को क्या है, बढ़ावा दिया। इसके लिए आप किसको लिखोगे, खिलाफत आंदोलन में इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर क्या है, वक्तव्य दिया था। तो खिलाफत आंदोलन में इन्होंने क्या है, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए वक्तव्य दिया तथा सभी धर्मों के, मतलब हिंदू मुस्लिम धर्मों की एकता को बढ़ावा दिया। सीधा ये लिख सकते हो, है ना, खिलाफत वाला लिखो। इस प्रकार से सामाजिक जागृति में इनका योगदान रहा। राजनीतिक जागृति में क्या है, जो राजनीतिक भूमिका निभाते हुए लोगों को चेतना रूप राजनीतिक चेतना जगाई। राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता मतलब इन आंदोलन में ये नेता बने, मतलब लीडर के रूप में काम किया और लोगों में क्या है, भावना, राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया और आंदोलन को गति प्रदान की, विस्तारित किया। सामाजिक रूप से भी उनको चेतना को जागृत किया, जैसे कि महिलाओं को आगे लाया, धार्मिक सहिष्णुता यानी हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ाया। ये इनके क्या है, सामाजिक रूप से इनके कार्यक्रम हुए। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हो गए। अब अगले पेज में हम आते हैं, इसमें और क्या क्या इनकी भूमिका को लिख सकते हैं। तो हम इनका अगला योगदान क्या देखेंगे, अब तक हमने जितने भी योगदान देखे, अब इसमें इनका एक अगला योगदान देखते हैं। तो अगला योगदान को हम लिख सकते हैं साहित्य एवं पत्रिका के माध्यम से जो योगदान है। या तो आप हेडिंग डालो साहित्य एवं पत्रिका, है ना, आप ऐसा हेडिंग डालो, या फिर आप डाल सकते हो आंदोलन को गति, है ना। इन दोनों में से कोई सा भी एक हेडिंग आप डाल सकते हो। मेरे को ज़्यादा सूटेबल आंदोलन को गति लग रहा है, क्योंकि साहित्य एवं पत्रिका के माध्यम से इन्होंने आंदोलन को गति दिया, ये बेटर होगा। तो हमारा हेडिंग क्या होगा, आंदोलन को गति। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, तो शुक्ल जी का जो पुस्तक है, कौन सा पुस्तक है, आयरलैंड का इतिहास, है ना, पढ़े होगे इसको, मतलब इतिहास में पढ़े होगे कि इनका ये बुक है। इस बुक को कौन पढ़ पाएगा, है ना। तो आयरलैंड का इतिहास इन्होंने क्या लिखी है, पुस्तक लिखी। इसके द्वारा पत्रिका क्या है इनकी, तो इनकी एक पत्रिका है, सुने होंगे कि इनके भी संपादक रह चुके हैं, महाकौशल पत्रिका, है ना। इन दोनों का वर्णन करते हुए आपको बताना है कि रविशंकर शुक्ल जी ने आयरलैंड का इतिहास नामक पुस्तक तथा महाकौशल पत्रिका के संपादन के तहत आंदोलन को गति देने के महत्वपूर्ण कार्य किया, यह आंदोलन को विस्तारित किया। ठीक है, आंदोलन में तेजी लाई। अब इनका एक और योगदान देख सकते हैं, जो सबसे कॉमन योगदान है हर किसी की, मैं जिसको लिखना मैं बोला हूँ, वो है क्या, राष्ट्रवाद का प्रसार। इनका मुख्य काम और क्या है, राष्ट्रवाद का प्रसार भी इन्होंने किया था। इन्होंने क्या, सभी नेताओं ने किया है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, तो इनमें इनके कुछ 2 कामों को लिखते हुए बताएंगे कि इनके माध्यम से इन्होंने राष्ट्रवाद का प्रसार किया। जैसे हम इनका एक मुख्य जो बोलते हैं, हाँ, कान्य कुब्ज सभा एक संगठन बनाया था, जिनके माध्यम से इन्होंने क्या है, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाई थी। तो कान्य कुब्ज सभा 1912 में बना था, इसको आप बता सकते हो। एक और, जब ये क्या है, जिला परिषद के अध्यक्ष थे, उस समय एक शिक्षकों का संगठन के माध्यम से क्या है, लोगों में जागृति उत्पन्न करने का काम कर रहे थे, जिसको बोला गया था व्यायाम मंडल। तो इन्होंने क्या है, 2 संगठन, एक व्यायाम मंडल और कान्य कुब्ज सभा के माध्यम से क्या है, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने का प्रयास किए। इस प्रकार से, है ना, जागृति उत्पन्न की।
तो इसको हम राष्ट्रवाद के प्रसार में डाल सकते हैं। इसके बाद हम इनका जो मेन लास्ट बोल सकते हैं, जो महत्वपूर्ण इनका काम था वो है रियासतों का विलीनीकरण। एक और काम क्या है इनका, रियासतों के विलीनीकरण में भी इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो देखो रियासतों के विलीनीकरण में क्या लिखेंगे हम, तो इसमें हम लिख सकते हैं जो पंडित रविशंकर शुक्ल जी हैं वे क्या है, संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांत के सदस्य नियुक्त किए गए। किसके नियुक्त किए गए, ब्रिटिश प्रांत के। संविधान सभा में क्या है, ब्रिटिश प्रांत के सदस्य नियुक्त किए गए थे और इसके सदस्य रहते हुए इन्होंने क्या है, देशी रियासतों में 16 कराई और क्या है, उनको विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रेरित किया। तो संविधान सभा में क्या है, ब्रिटिश प्रांत के सदस्य रहते हुए देशी रियासतों को विलय पत्र में हस्ताक्षर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और रियासतों के विलीनीकरण और एक अखिल भारतीय संघ के निर्माण में भी इस प्रकार इनका योगदान दिखता है। अब ये सारे योगदान को बता दिए, अब हम लास्ट में इनका मूल्यांकन या समीक्षा लिख देंगे कि इनके योगदान से हमें क्या सीख मिला। देखो अब मूल्यांकन है तो मैं बताया था कि क्या है, ज़बरदस्ती का हमें नेगेटिव पॉइंट नहीं डालना है ना। आलोचनात्मक मूल्यांकन बोले इसका मतलब होता है कि आपको नेगेटिव चीज़ डालना जरूरी है। कहीं भी क्वेश्चन में क्रिटिकली एग्जामाइन बोला या आलोचनात्मक मूल्यांकन बोला, इसका मतलब समझ लो नेगेटिव नहीं है, फिर भी कुछ नेगेटिव ढूंढना पड़ेगा और उसकी आलोचना करनी पड़ेगी। लेकिन खाली समीक्षा या मूल्यांकन बोला है तो अगर नहीं लगता कि इसमें मैं डालूं तो उसको आप छोड़ सकते हो। और शुक्ल जी ऐसा कोई नेगेटिव काम किए नहीं है ना, तो जबरदस्ती का हम क्यों घुसेड़ेंगे। तो इसीलिए हम क्या है, मूल्यांकन में हम क्या लिखेंगे, इस प्रकार क्या है, उपयुक्त विवरणों से स्पष्ट है कि रविशंकर शुक्ल जी ने क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज़ादी के पश्चात भी क्या है, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री बनने के गौरव प्राप्त किया है ना। आज़ादी के पश्चात भी क्या है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री बने और यहाँ की शासन व्यवस्था को सुदृढ़ रूप से संचालन किया। और लास्ट में आप लिख सकते हो इनके सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में है ना, शुक्ल जी के क्या सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के कारण है ना, इन तीनों क्षेत्र में क्या महत्वपूर्ण योगदान के कारण राज्य सरकार द्वारा सामाजिक सौहार्द के क्षेत्र में पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान दिया जाता है। एक पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान हम देते हैं ना 1 नवंबर को, तो इनका इस प्रकार महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसीलिए राज्य सरकार किस क्षेत्र में, सामाजिक सौहार्द के क्षेत्र में आप लिख सकते हो कि पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान देती है या प्रदान करती है। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का क्या है, एंड करेंगे। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, एक बार आंसर आप लोगों को देखना है ना। तो ये सारे क्वेश्चन इस तरह से हम इसको डील करेंगे। अब इसका लिखा हुआ आंसर देखो आप लोग। तो पहले हमने बता दिया कि प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में प्रसिद्ध शुक्ल जी ने विविध योगदान दिया है। ये देखो राजनीतिक जागृति, फिर है राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता, इसमें 2 चीज़ हैं। इसके बाद इसका अगला पॉइंट है इधर अगला पॉइंट देखो कि सामाजिक जागृति किया, आंदोलन का विस्तार किया है ना। साहित्य एवं पत्रिका के माध्यम से इन्होंने क्या है, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाई, राष्ट्रवाद का प्रसार किया और रियासतों का विलीनीकरण किया है ना। इतने सारे इनके योगदान को बताएंगे। और लास्ट में क्या है, समीक्षा है ना। समीक्षा पॉइंट दिख रहा है, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ। हाँ ये देखो, समीक्षा में क्या है, विविध योगदान के कारण ही क्या है, राज्य सरकार द्वारा सामाजिक सौहार्द के क्षेत्र में पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान दिया जाता है। इस प्रकार से क्या है, इस क्वेश्चन का हम एंड करेंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या है, छत्तीसगढ़ के इतिहास जो पेपर 3 का पार्ट 3 था उसको हमने कवर किया। जितने क्वेश्चन आए थे उसका हमने सॉल्यूशन के साथ आपको कैसे लिखना है यही बताया गया। और साथ में हमारा क्या है लिखा हुआ, यहाँ पे आंसर भी आप लोग देख सकते हो, इसे भी आपने देखा। अगर ये आपको चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन में ये धीरे से डल जाएगा, आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर ये लिखा हुआ PDF आपको मिल जाएगा, है ना। इसके अलावा हम क्या है, नेक्स्ट सेशन में क्या है, आगामी जो और पेपर बचे हुए हैं
उनका सॉल्यूशन सीरीज लाने की कोशिश करेंगे। जितनी जल्दी हो सके हम आपके लिए वीडियो उपलब्ध कराएंगे और पूरा 2022 का हम पूरा सॉल्यूशन सीरीज आपको देने वाले हैं। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।